जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए भौतिकी विज्ञान को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पहला प्रश्न है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन है गैलीलियो, न्यूटन, केपलर, टॉल्मी, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो। दोस्तों, गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम गति को परिभाषित किया था। साथ ही दोस्तों, गैलीलियो ने ही टेलीस्कोप की भी खोज की थी। दोस्तों, गैलीलियो ने ही टेलीस्कोप की भी अर्थात दूरबीन की भी खोज की थी। यहाँ एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। उनके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम प्रतिपादित किए थे। दोस्तों आप जानते होंगे कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिया था। न्यूटन ने इसमें दोस्तों जो पहला नियम था उसको गैलीलियो का नियम भी कहा गया था। तो दोस्तों, तो सर्वप्रथम गति को गैलीलियो ने ही परिभाषित किया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। दिया है, लोलक की कालावधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। दोस्तों, लोलक की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड टी बराबर हम जानते हैं टी बराबर 2π/L/g होता है। दोस्तों, L/g होता है, जहाँ पर जी दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण होता है, जबकि L जो होता है वो लंबाई होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो L दिया हुआ है वो L जो दोस्तों यहाँ दिया हुआ है वो लंबाई होता है, और जी जो होता है ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ये निश्चित होता है पृथ्वी पर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये निश्चित होता है, लेकिन लंबाई जो है घटता बढ़ता है। तो इस तरह से दोस्तों, जो टाइम पीरियड है टी, जो कालावधि है वो किस पर निर्भर करता है? तो एल पर, यानी कि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। साथ ही दोस्तों, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि साइड में यहाँ पर आंसर दिया रहता है, लेकिन फिर भी हर एक प्रश्न का आंसर आप लोग खुद से करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप सबका अभ्यास हो सके। इसके भी एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि सरल लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला दिया हुआ है T = 2π/L/g। तो दोस्तों, पाई और जी जो होता है नियतांक होता है, क्योंकि पाई का मान हम जानते हैं कि 22/7 होता है, और जी का मान भी हम जानते हैं पृथ्वी पर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो दोस्तों, पाई और जी ये दोनों जो होता है ये निश्चित होता है। आगे दिया है कि लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात दोस्तों यदि लंबाई बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जो लंबाई होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण टाइम पीरियड जो होता है वो भी बढ़ जाता है। और जो घड़ी होती है दोस्तों, जब घड़ी की कालावधि बढ़ जाएगी तो घड़ी सुस्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ठंडे में ही कम विपरीत हो जाता है, लंबाई जो होता है वो घट जाता है, जिसके वजह से सरल लोलक की जो कालावधि होती है वो भी ठंडे के मौसम में घट जाती है। लंबाई के घटने के कारण टाइम पीरियड भी घट जाता है, और ठंडे के दिनों में घड़ी जो होती है गर्मी के दिनों की अपेक्षा तेज चलती है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो दोस्तों, इसमें बताना है कि बल जो होता है किन दो राशियों का गुणनफल होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का। दोस्तों, हम जानते हैं कि बल F बराबर ma सूत्र होता है। F बराबर दोस्तों ma सूत्र होता है, जहाँ पर m जो होता है वो मास होता है, मास जिसको हिंदी में द्रव्यमान कहा जाता है, और a जो होता है एक्सेलरेशन होता है, जिसको हिंदी में त्वरण कहा जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को भी दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को दोस्तों बल कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m और वह u वेग से गति करते हुए t सेकंड बाद v वेग प्राप्त करता है, तो संवेग में परिवर्तन की जो दर होगी वही दोस्तों क्या हो जाएगा, वो त्वरण होगा। और साथ ही दोस्तों F बराबर
एम इंटू त्वरण हो जाएगा, और भी माइनस यू अपन में टी, इसको त्वरण बोलते हैं, जिसका मान ए होता है। तो ए बराबर दोस्तों एम में होता है, जो कि हमारे बी नंबर ऑप्शन में सही दिया हुआ था। साथ ही दोस्तों, न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की दोस्तों परिभाषा मिलती है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। ऑप्शन है ए बराबर भी माइनस यू अपन में टी, अगला है ए बराबर यू प्लस भी टी, ए बराबर भी प्लस यू अपन में टी, या ए बराबर भी प्लस यू अपन में टू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसी को त्वरण कहा जाता है। दोस्तों वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में दोस्तों वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को दर को, वेग में परिवर्तन की दर को दोस्तों त्वरण कहा जाता है। तो भी जो होता है दोस्तों अंतिम वेग होता है, यहाँ पर भी जो है अंतिम वेग है और यू जो है ये प्रारंभिक वेग है। तो वेग में परिवर्तन को माइनस कर देंगे और दर के लिए दोस्तों जब कहीं भी दर की बात करें तो दर के लिए टी से भाग दे देंगे। तो इस तरह से दोस्तों जो हमारा त्वरण होगा ए बराबर भी माइनस यू अपन में टी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। ऑप्शन है समान परिमाण के बल का अनुभव होगा, या अलग अलग त्वरण होगा, या फिर दोस्तों उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी क्षण दोस्तों एक ही वेग होगा, क्योंकि स्वतंत्र रूप से गिरने का अर्थ है दोस्तों निर्वात में गिरना। स्वतंत्र रूप से गिरने का अर्थ वहाँ पर दिया हुआ है कि निर्वात में गिरना। तो दोस्तों जब कोई वस्तु निर्वात में गिरेगी तो उसका द्रव्यमान कितना भी क्यों न हो वो दोनों समान वेग से ही नीचे गिरेगी। तो इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, दोनों जो है समान वेग से ही नीचे गिरेगी, वो भी निर्वात की स्थिति में जब स्वतंत्र हो तब। इसके एक्सप्लेनेशन को भी दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया है कि जब कोई पिंड मुक्त अवस्था में गिरता है तो उसका वेग केवल गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है, पिंड के द्रव्यमान पर नहीं। तो इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, जब स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिरेगी अर्थात मुक्त अवस्था में गिरेगी तो वो जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वो केवल त्वरण पर निर्भर करता है। अतः मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो वेग होगा वो किसी भी क्षण समान होगा। तो दोस्तों एक कागज़ का टुकड़ा गिराइए या फिर एक भारी ईंट गिराइए, दोनों जो है मुक्त अवस्था में समान वेग से ही नीचे गिरेगी। तो इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, मुक्त अवस्था बोले या फिर स्वतंत्र अवस्था बोले, दोनों एक ही बात है। यहाँ अगला प्रश्न है दोस्तों, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। ऑप्शन है विपरीत परासरण, प्रसार, अपकेंद्रण, अपोहन, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रण। दोस्तों वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों केंद्र की ओर जो बल लगता है, दोस्तों जब कोई वस्तु वृत्ताकार गति करती है तो केंद्र की ओर जो बल लगता है उसको अभिकेंद्रीय कहते हैं। उसको दोस्तों ध्यान रखिएगा, उसको अभिकेंद्रीय कहते हैं, अभिकेंद्रीय। लेकिन दोस्तों उसको अभिकेंद्रीय कहते हैं, लेकिन केंद्र से बाहर जो बल लगता है उसको अपकेंद्रीय कहते हैं। तो दोस्तों जो वॉशिंग मशीन है उसमें क्या होता है कि जो बल है वो केंद्र से बाहर की ओर लगता है, तो इसी को दोस्तों अपकेंद्रीय कह देते हैं। और वहीं जब केंद्र के अंदर जिसमें बल लगता है उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय। तो दोस्तों जब कोई बाइक जो है चारों ओर गोलाकार वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस पर अभिकेंद्रीय बल लगता है, क्योंकि वह आप कभी भी देखेंगे दोस्तों जब बाइक ऐसी वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उसका झुकाव केंद्र की ओर होता है, तो उस पर दोस्तों अभिकेंद्रीय बल लगता है। लेकिन दोस्तों वॉशिंग मशीन जो होता है, वॉशिंग मशीन चलता होगा तो आप देखते होंगे कि वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा होता है वो केंद्र से बाहर की ओर
ऐसे बाहर की ओर दोस्तों, बाहर की जो दीवारें हैं उस पर वो टकराता है, केंद्र से बाहर की ओर उसको टकराता है। ऐसा लगता है जैसे दोस्तों वो केंद्र से उसको जो बल है बाहर फेंक रहा है। तो ये दोस्तों अपकेंद्र बल हो जाएगा, और जब केंद्र की ओर लगेगा तो वो अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि वॉशिंग मशीन, इसमें दिया है दोस्तों वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। वो प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु दिशा में विपरीत, परंतु दिशा दोस्तों अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है। अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको कहा जाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा कि जब वृत्तकार पथ में से गति होती है तो केंद्र की ओर जो बल लगता है, केंद्र की ओर दोस्तों, केंद्र की ओर जो बल लगेगा उसको अभिकेंद्रीय बोलेंगे। लेकिन दोस्तों वही बल जब केंद्र से बाहर की ओर लगेगा तो उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो दोस्तों अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल ये दोनों परिमाण में समान होते हैं, इसको भी ध्यान रखिए दोस्तों। अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय ये दोनों जो होते हैं परिमाण में समान होते हैं, लेकिन दोस्तों दिशा में ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल परिमाण में समान होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? ऑप्शन है विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आयतन जो होता है वो सदिश राशि नहीं होता है, जबकि विस्थापन, वेग, बल ये जो तीनों हैं ये तीनों दोस्तों सदिश राशि हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी आयतन जो है दोस्तों ये अदिश राशि है। इसमें दोस्तों दिशा की जानकारी नहीं रहती है, इसमें केवल परिमाण होता है। इसके भी एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों एक्सप्लेनेशन को देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों जब से हम लोग एक्सप्लेनेशन को नहीं देखेंगे तो प्रश्न के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। साथ ही दोस्तों एक्सप्लेनेशन में प्रश्न से जुड़ी हुई अन्य जो प्रश्न बन सकते हैं वो भी सारी यहाँ पर दी हुई रहती है दोस्तों, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन को पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें दिया है दोस्तों कि सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतलाती हैं। विस्थापन, वेग, बल ये जो है तीनों ये सदिश राशियाँ हैं। अदिश राशि वो राशि है जो केवल परिमाण बतलाती है, दिशा नहीं। इसीलिए आयतन जो होता है दोस्तों ये एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण है लेकिन इसमें दिशा की जानकारी नहीं रहती है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। दोस्तों पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से भौतिक राशि जो है द्रव्यमान की प्राप्ति होती है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों संवेग जिसको पी हम लोग बोलते हैं और वेग यानी भी। तो संवेग के बारे में जानते हैं दोस्तों, संवेग जो होता है उस द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। तो संवेग के जगह पर यानी कि पी बराबर एम भी लिख सकते हैं दोस्तों, संवेग के जगह पर एम भी लिख सकते हैं, और नीचे है वेग। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर केवल एम बच जाएगा जिसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं दोस्तों। इसके भी एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया है कि यदि कोई वस्तु का द्रव्यमान एम है और वस्तु का वेग भी है तथा उसका संवेग जो होता है एम भी होगा, संवेग और वेग का जो अनुपात होगा पी बराबर भी होगा, जहाँ पर पी जो तो संवेग है और भी वेग है। तो संवेग के जगह पर हम लोग द्रव्यमान गुणे वेग जानते हैं फॉर्मूला, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। इसको आप जानते हैं दोस्तों, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। पी बराबर दोस्तों संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है दोस्तों। तो यहाँ पर एम इंटू भी हो जाएगा और नीचे इसके किसको भाग देना है भी वेग से ही, तो नीचे भी हो जाएगा और भी कैंसिल हो जाएगा, तो एम हमारा बच जाएगा जिसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर,
1000 मीटर 100 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये भी जो है, ये जो एग्जाम में बीपीएससी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसको भी आप बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 मीटर। दोस्तों 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और ये प्रश्न भी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 2002 के बीपीएससी के प्री एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में इस प्रश्न को भी पूछा गया है। हालांकि दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आसान है, लेकिन ये भी प्रश्न जो है पूछा गया है, क्योंकि दोस्तों इसमें भी लोग सेंटीमीटर, यहाँ भी दोस्तों 1000 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ भी 1000 मीटर दिया है। तो दोस्तों यूनिट को लेकर यहाँ पर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।